बात सही है आपकी, सब सब सेफगार्ड सही है, मगर मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ हुआ, इधर से उधर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, लीक हुआ, तो जिम्मेदार कौन है? ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट का रिपोर्ट, जो फर्म होगी, जो उसकी कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी होगी तो फिर उसकी पेनल्टी क्या होगी अगर पकड़े गए तो? समझ आ रही है इसकी सीरियसनेस, समझ रहे हो? और क्या पॉइंट्स लिखे थे? यही जो फोटो के 5 को देखने का है, ठीक है। क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल है, जरा पढ़ के सुनाओ मुझे, 5 नंबर का आंसर सिर्फ पढ़ के सुनाओ, जो 5 पॉइंट्स हैं। पेज नंबर भी बता दो, मैं यहाँ भी ओपन अप कर लेती हूँ। 1116। और 241 में सवाल का जवाब है। हाँ हाँ, पढ़ो। safeguards to deal with conflict of interest. Both common publishing company and its travel computer management company should be notified that any company would be acting as auditors for each company, and if necessary, consent should be obtained from each. हम्म। User advising one or both clients to seek additional independent advice. ठीक है। एडिशनल कौन सा एडवाइस? Independent advice. इंडिपेंडेंट एडवाइस फ्रॉम होम? कोई कुछ मेंशन नहीं। फिर? The use of separate engagement teams with different engagement partners and team members. Once an employee has worked on one audit, such as government publishing, then they will be prevented from being on the audit of the computer for a period of time. क्या कह रहे? कि अगर एक कंप्यूटर पे किसी एक मेंबर ने काम किया हुआ है, तो वो दूसरे पे फौरन काम नहीं कर सकता है। ठीक है। Procedures prevent access to information, for example, strict physical separation of both teams, confidential and secure data files. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? टीम्स में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, उनकी जगह भी चेंज कर दो काम करने की, कैंटीन भी एक ना हो जा जाके गॉसिप हो। और? और कॉन्फिडेंशियल and secure data files. ठीक है। Clear guidelines for members of each engagement team on issues of security and confidentiality. These guidelines could be included within the audit engagement guidelines. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर्स में भी क्या होना चाहिए? ये guidelines गाइडलाइंस मेंशन होना चाहिए। और कुछ? potential गाइडलाइंस के सवाल? ये दोनों का जो है कैसे उनको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है अपने क्लाइंट। यानी कि यहाँ पे आप डिटेल में बताओगे सेफगार्ड कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे 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 इंश्योर कर रहे हो, हर वो तरीका अपना रहे हो जिससे आप इंश्योर करो कि दोनों में किसी को पता भी ना चले कि दूसरी टीम में काम कौन कर रहे हैं, नाम तक ना पता चले। नहीं तो घर जाके फोन करके हेलो तो कहते हैं पेप्सी का ऑडिट कर रहे हैं, तो मैं कोका कोला का कर रहा हूँ, क्या चल रहा है? ठीक है। तो ये फुसफुस भी ना हो और फुसफुस भी ना हो, क्योंकि ये बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडिट फर्म के कांधे में। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर उसका पूरा रेपुटेशन सब कुछ स्टेक पे आ सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस शिद्दत से कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस लेवल के पे पावर पे हैं। यू हैव नो आइडिया। एंड वो, अगर उन तक ये बात पहुंच गई कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ है, वो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, बस गए नहीं है इस मामले में, आपका फर्म ही बंद है। ठीक है जी। तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मेरे पास ये आ नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, और कोई चीज आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं, क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? इसमें जो है मुझे एथिक्स के कोई ऐसे जैसे कल हमने किया था,
तो वैसे कोई सवाल मुझे मिले तो। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, एथिक्स का जो टॉपिक है, एथिक्स का जो टॉपिक है वो एसीसीए के हर पेपर पे टेस्ट होता ही होता है, वो लाजमी। वो एमटीक्यूज में हो सकता है, अब देखो उसके एग्जामिनर की चॉइस है ना, वो 10 मार्क का एमटीक्यू दे दे जैसे हमने कल किया, या वो 5 मार्क का एथिक्स का पार्ट सी रिक्वायरमेंट सीआरक्यू की बना के दे दे, ये उसके ऊपर है। हमें दोनों के लिए प्रिपेयर्ड होके जाना है कि अगर हमें लिखना पड़े, टाइप करना पड़े तो क्या आंसर, एमटीक्यू में करना पड़े तो क्या, कैसे करेंगे। एथिक्स का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एसीसी का पेपर हो और उसमें एथिक्स टेस्टिंग ना की जाए। तो ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, और मतलब श्योर शॉट आपके 10 मार्क है ना एथिक्स के, अगर आपने अच्छे से एथिक्स को स्टडी किया हुआ है, जो कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये तो बहुत कॉमन सेंस है बिल्कुल, एक एथिक्स तो आपके अंदर तरबियत का हिस्सा है। आपको ये चीजें और कुछ ऑडिट के रूल्स आपने पढ़ लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब मसला कहाँ आएगा, सवाल नहीं समझ आया, सिनेरियो में गड़बड़ हो गई समझने में, समझा कुछ और तो जवाब कुछ और दे दिया, ये गड़बड़ हो सकती है, इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अब आइए, एक और तो 10 to 15 मार्क्स का आपका एथिक्स का रहता है रेशियो, 10 to 15 मार्क्स, बाजू का कम भी हो जाते हैं, मगर 10 to 15 मार्क्स इज द मैक्सिमम जो आ सकता है। इससे ज्यादा मार्क्स का एथिक्स का नहीं आता, इससे कम आ सकते हैं, लेकिन 10 to 15 इज द मैक्सिमम रेंज जी। और चीज, अब जैसे ये 5 मार्क का सवाल है, हम्म। इसमें इन्होंने भी 7 या 8 पॉइंट्स लिए हैं। हम्म। तो हम्म। हमें भी इतना ही नहीं, दे नहीं, दिया। 5 मार्क का सवाल है, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखोगे। 5 पॉइंट्स। इन्होंने इसलिए 7 8 10 दे दिए हैं क्योंकि ये प्रेपरेशन के लिए है ना, ताकि आपको ये आप 10 पॉइंट याद करके जाओगे तो एग्जाम में 5 याद आएंगे। 10 नहीं याद करके जाओगे तो 5 ही याद करके जाओगे तो एग्जाम में 3 याद आ रहे होंगे, दो प्रेशर में निकल जाएंगे जहन से। ठीक है, तो 8 10 पॉइंट ये सारे पॉइंट्स को पता रखो, ताकि एग्जाम में 5 तो आए आपके हाथ में, सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, उससे ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है, ज्यादा पॉइंट्स लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। जैसे ही आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे, दैट्स इट, खत्म। फर्स्ट 5 को ही वो लेते हैं यूजुअली। अच्छा, अब आगे एक आइए। और सवाल, जी जी, बोले, पूछे। 4 सवाल किया। ठीक। स्टार का सवाल किया था, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, उसमें जो है अपनी टाइमिंग से। अच्छा, अब ये जो है इनका जो डायरेक्टर है, होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर है, किसी एक ने जो है ना अपनी बेटी को फॉरेन टीम में इंटरव्यू करने की सिफारिश की सिफारिश की, ठीक है। कि वो ACCA क्वालिफिकेशन कर रही है तो आप पूरा फॉरेन टीम। ठीक है। ठीक है ना, पार्टनर है वो। ठीक है, फिर ठीक है ना, अब ये उस पे आ जाएगा ना, सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट ही तो है, आपका जाती फायदा है, क्योंकि उसने आपको फेवर दिया, अब इन रिटर्न आपको भी तो फेवर देना होगा ना उसको, आप उसकी बुराई थोड़ी करोगे ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, तो अपनी बेटी को अगर कह रहे और ठीक है तो तो फिर वो तो एंगेजमेंट पार्टनर है ना ऑलरेडी। हाँ, तो इसमें मतलब इंटीमेसी तो नहीं है। इंटिमिडेसी कहाँ से है, कोई धमकी दे रहा है किसी को, नहीं दे रहा। फिर वो कोई कि मीठी मीठी भी धमकी है, इनडायरेक्ट सी नहीं, तो फिर सिर्फ आपसे सिफारिश की है ना, सिफारिश यानी रेफरेंस किया कि यार मेरी बेटी है उसने भी इसलिए किया हुआ है, डाल लो अपनी ऑडिट टीम में। तो अब अगर आपने अगर मेरी बात सुनी है, मेरे बात का मान रखा है, मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल की है, तो एथिक्स की दुनिया में या कर्टसी में फिर मुझे भी, कल को आप मेरे से कोई रिक्वेस्ट करोगे मुझे भी फुलफिल करना होगा। कल को आप बोलोगे मेरे ऑडिट में गड़बड़ आ रही है, जरा अपनी बेटी को बोल दें ठीक कर दें, थोड़ी सी तो गड़बड़ है, जाने देना, क्यों राई का पहाड़ बना रहे, तो फिर फेवर देनी पड़ेगी बदले में, यस और नो। और अगर नहीं दी तो फिर बैक ऑफ द माइंड एक इंटिमिडेशन आ रही है कि फिर शायद ऑडिट टीम से निकाल दें, चेंज कर दें, या फिर एक होता है ना थोड़ी दुश्मनी वाला फैक्टर आ जाए, मेरी बात भी नहीं रखी, अब देखो मैं कैसे इसको हरास करते हैं, मतलब होता है ना एक थोड़ी दुश्मनी से, कोल्ड वॉर सी, बात बात पे ताने, बात बात में लेग पुलिंग, इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती। क्या ख्याल, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो उसको आगे नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वंस established the audit committee will have many objectives, which of the following does not form part of the audit committee's objective। अच्छा, इसमें से कौन सा सवाल है जो आप पूछ रहे थे बेसिकली, यही स्टाक वाले एमटीक्यू में।
ये तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। नहीं तो इसका कौन सा एमटीक्यू आप पूछ रहे थे? तो 11 का ये कि ये एडवोकेसी या इंटिमिडेशन है या सेल्फ थ्रेट है, इंटरेस्ट है, तो क्या आया पीछे आंसर क्या है? पे सेल्फ इंटरेस्ट पे ही है। सिर्फ सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है और भी दोनों पे। वो तो ऊपर बहुत सारे जुमले हैं ना, हाँ, वो जुमलों के ऊपर है। मैंने अभी तो आपने मुझे सिर्फ एक ही जुमला दिया तो उस पर मैंने कहा सेल्फ इंटरेस्ट है। तो एक बार उसमें कुछ भी नहीं होता है। नंबर 1 देखें, नंबर 1 सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। आंसर क्या है इसका? ये इसका मुझे आंसर बताएं पीछे से देख के। अब है फोर भी थ्री होगी थ्री। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, 4 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3। यानी इन्होंने नंबर 1 को सेल्फ इंटरेस्ट में भी नहीं लिया। यानी अगर वो रेफर कर रहे हैं तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? तो सेल्फ इंटरेस्ट तो यही है कि बेटी को जगह मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिल जाएगी, कह भी। तो यहाँ पे इन्होंने इसको सेल्फ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं कंसिडर किया। ये मिस्टर डे कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ आ रही है ना कि अगर कोई काबिल बंदा है और उसका नाम लेकर आपने रेफर कर दिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोई उसमें मजीद कोई बेनिफिट सिनेरियो में गिवन हो कि अगर बेटी आ जाएगी ना तो फिर वो अपनी मनमानी करवा सकेगा ऑडिट टीम से, अपने हिसाब से करवा सकेगा। अगर कोई इस तरह की बात सिनेरियो में होती कि फिर उसका जो रोब है या दबदबा है या जो एक होता है ना वोटिंग पावर है, अथॉरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी बेटी भी उसका साथ देगी हर सही गलत फैसले में, तो फिर शायद अगर ये कोई बात सिनेरियो में लिखी, क्योंकि मैंने अभी सिनेरियो नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपके सवाल से ही मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो गिवन है जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा है तो फिर आप उसको सेल्फ इंटरेस्ट में डालोगे। नहीं तो किसी का रेफरेंस, मैं किसी बंदे को जानती हूँ, मैंने फॉर्म को बोल दिया कि भाई मेरा स्टूडेंट है, अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, सब कुछ है, ऑनेस्ट है, 3 साल से पढ़ा रही हूँ, देख लें अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो ठीक है। बट अगेन मिस्टर डे की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि वो कितनी क्रिटिकल है या कितनी क्रिटिकल नहीं है। Mr. Day's daughter is unbelievable, but should not raise any significant risk to the audit. सिग्निफिकेंट रिस्क टू द ऑडिट, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क तो अराइज नहीं होगा ऑब्वियसली। असल मेन चीज है हम जिस भी पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि ऑडिट पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एफएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वो मैनिपुलेट हो रहा है इसकी वजह से तो फिर, अगर इसके हायर होने से कोई मैनिपुलेशन का कोई अंसर नहीं है, सिनेरियो में भी कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो फिर नहीं है, फिर सेल्फ इंटरेस्ट रहेगी। ऑडिट फर्म की बात हो रही, ऑडिट पार्टनर किसी कंपनी की वेटिंग नहीं आ रही, ऑडिट फर्म का हुआ एंगेजमेंट पार्टनर की वेटिंग आ रही हाँ तो वो किसी को भी हायर कर ले, किसी को भी करना उससे लिंक तो नहीं है, उससे लिंक नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर भी बेटी आएंगे, ऑडिट ट्रीटमेंट ऑफ सेलिब्रेट आ सकता है और उसी कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो। तब। वेरी गुड, ठीक है, गुड पॉइंट। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। ठीक है, अब आइए जरा मैं एक और चीज पे आप लोग की रोशनी डालना चाह रही थी। एक तो मैंने वीडियो दिखा दी और अब जो है मुझे आप लोग को दिखाना है। क्या किसी ने समझ है बात कर रही थी मेरा नहीं क्या रहा।
आज जो हमें टॉपिक करना है वो बेसिकली रिपोर्टिंग का करना है, राइट? तो मैं आप लोग को इसे टेक्निकल आर्टिकल से ही समझाना चाह रही थी कि इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मेंशन है। अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पांच हमारे टॉपिक्स थे, पांच रिपोर्टिंग टेक्निकल आर्टिकल्स हैं। हम रेगुलेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, हमने इसको बहुत ज्यादा बेसिक हमने डेवलप, इंट्रोडक्शन फाउंडेशन शुरू की क्लासेस में हमने कर लिया था डेवलप। रिस्क असेसमेंट को हमने बहुत अच्छे से कर लिया था कवर अप। इंटरनल कंट्रोल्स देख लिए थे। इंटरनल कंट्रोल से ही हासिल होने वाला डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी फुटेज, हासिल होने वाला इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेरीज, वो सब आपके लिए ऑडिट एविडेंस है। वो एविडेंस आप जमा करोगे, सैंपल ले रहे हो, सैंपल वो आपके लिए एविडेंस है। तो एविडेंस और इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग ये हमने देखा आज की क्लास में। तो आज की क्लास में रिव्यू एंड रिपोर्टिंग को जरा देखेंगे इन डेप्थ। सबसे पहले ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक, ऑडिटर्स रिपोर्ट हसन पढ़िए। द इंटरनेशनल The International Auditing and Assurance Standards Board (IASB) finalized its project on auditor reporting in 2015, which resulted in the set of new and revised standards on auditor reporting as well as revised version of ISA 570, going concern and a number of other international standards on auditing. ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कौन फाइनलाइज कर रहा है? IAASB। IAASB, ये याद कर लो, ये लिख लो, ये कभी कभार आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि फाइनलाइज कौन कर रहा है। तो IAASB इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये फाइनलाइज किया है कि कुछ न्यू और रिवाइज स्टैंडर्ड्स लेकर के आए हैं गोइंग कंसर्न के हवाले से, एंड और भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब आइए कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग, पवन। Attempting audit and assurance and advanced audit and assurance are required to have a sound understanding of these standards. स्टैंडर्ड्स की साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है। F7 के स्टैंडर्ड्स निकाल लो, गूगल से निकाल लो, चैटजीपीटी से निकाल लो, आपको एक बहुत अच्छा समराइज को लिख करके दे देगा और फिर आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लें, लिख लें अपने पास ताकि आपको याद। This article will focus primarily on the requirements of ISA 701, communicating key audit matters in the independent auditor's report। जब ऑडिटर की रिपोर्ट हम बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में एक पैराग्राफ होता है जिसको कहते हैं की ऑडिट मैटर्स। ये आर्टिकल कह रहे हैं उस की ऑडिट मैटर्स के हवाले से। अब पूरा फॉर्मेट पहले देखना पड़ेगा कि ऑडिट का जो पूरा फॉर्मेट है वो क्या है। ऑडिट रिपोर्ट जो हम देते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है, उस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, आइए उसको देखते हैं पहले, तब ये चीज आगे समझ आएगी। तो उसमें टेक्स्ट बुक में चले जाते हैं, वर्क बुक। कंट्रोलर मुझे जल्दी से बताओ वर्कबुक देखे कि रिव्यू और रिपोर्टिंग का पेज नंबर है। वर्कबुक में रिव्यू एंड रिपोर्टिंग का टॉपिक है, चैप्टर है, इस पेज पे।
हम्म ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, रिपोर्ट्स। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है। अब देखो, ये ऑडिट रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, पहले आएगा ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल, फिर आएगा एड्रेसी, किसके लिए बनाया जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, फिर आएगा ऑडिटर्स ओपिनियन क्या है, फिर आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, फिर आएगा गोइंग कंसर्न अगर रेलेवेंट हुआ तो, फिर आएगा एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा, फिर आएगा की ऑडिट मैटर्स जो अभी हम आर्टिकल इसका पढ़ रहे हैं, फिर आएगा अदर मैटर पैराग्राफ, फिर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एफएस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, name of audit engagement partner, signature of the auditor, auditor's address, date of the auditor's. ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको एज एन ऑडिटर पता होना चाहिए। अब इसी का एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं की ऑडिट मैटर। मुझे पहले यहाँ दिखाने दो आप लोगों को एक ऑडिटर रिपोर्ट नजर कैसे आती जैसे पहले क्लास में हमने बताया था कि ऑडिट पैटर्न पूरा 10 मार्क्स लाना पड़ेगा। है। अरे वाह, मैंने आप लोगों को बताया। ये आपने वो रिपोर्ट जो थी ना, हाँ हाँ, वो सैंपल की आपने दिखाई थी। क्वेश्चन में आई थी पता नहीं नहीं, इसी में दिखाई, इसमें है पूरी ऑडिटर की रिपोर्ट बकायदा बनी हुई है सैंपल। ये नहीं, यहाँ पे एक रिपोर्ट देखें, यहाँ पे सबसे पहले ओपिनियन, सबसे पहले टाइटल वाइटल आ गया, उसके बाद ओपिनियन, ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड ओपिनियन। अभी क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, कितने टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसको। पहले देखें ओपिनियन, फिर है बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर है आपका की मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स, और फिर उसके बाद जो ऊपर हमारा सीक्वेंस था वही है। यहाँ पे पूरा पूरा नहीं दिया हुआ, इसे चंक्स करके दिया हुआ है, ब्रेकअप करके। ठीक है, तो हम इसको, मेरे पास सैंपल आ गया। ये पूरा 45 पर है, पेज नंबर 645। नोटबुक की, हाँ बाबू 645 पर। अच्छा इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। 19 में है, उसका पूरी वो सैंपल की रिपोर्ट दी हुई है। पहले ओपिनियन है, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन है, फिर की ऑडिट मैटर है, फिर अदर इंफॉर्मेशन है, फिर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, फिर ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी है पूरा। ये 645 46। ये हमने फर्स्ट क्लास में हमने ओवरव्यू दिया था, तो आपको ऐसे ऑडिट रिपोर्ट लिखनी है जिसमें से कुछ कुछ आपको याद करनी है, जैसे रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की जाए और आपको बार बार याद करनी है। बाकी तो सिनेरियो बेस्ड लिखना होगा। चैप्टर 19 है और 645 पेज नंबर। नहीं, अच्छा हो गया कि मैंने आप लोगों को कराया, मुझे लगा कि मैंने नहीं कराया। अच्छी बात है, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। अभी हमने इसको डिटेल में चले देखना है। डिटेल में नहीं किया था, मैंने ओवरव्यू दिया था। Here you go. This is the report. ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट to the shareholders of ABC company, report on the audit of the financial statements, टाइटल दे दिया,
किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एड्रेस किसको कर रहे हैं, बता भी दिया, शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी कंपनी को एड्रेस कर। ओपिनियन, सबसे पहला पैराग्राफ ओपिनियन पैरा होगा, वी हैव ऑडिटेड, जरा हसन पढ़िए पहला पैराग्राफ, वी हैव ऑडिटेड। We have audited the financial statement of ABC company comprise the statement of financial position held in 31st December 2001 and the statement of comprehensive income, statement of change in equity and statement of cash flow for the year that ended and notes to the financial statements including a summary of significant movements. बड़े पूरा आगे बढ़ना ओपिनियन। In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material aspects or give a true and fair view of the financial position of the company as in date as of December 31st, 2001 and of its financial performance and its cash flows for the year that ended in accordance with the National Financial Reporting Standards. समझ आया कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है ओपिनियन में? बेसिक पहले बोला जा रहा है कि हम इस कंपनी का कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, और हमारे ओपिनियन के हिसाब से हम 4-5 ओपिनियन के ऑप्शंस हैं जो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इन चारों में से कोई एक आप चूज करोगे कि कौन सा ओपिनियन आप देंगे, या क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड या मॉडिफाइड या नॉन मॉडिफाइड, परवेसिव, डिस्क्लेमर, एडवर्स, ये 4-5 चीजें हैं जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओपिनियन दोगे, ओपिनियन के बाद बोलोगे कि financial statements present fairly in all material respects, give a true and fair view of the financial position of company as at period, accounting period, very very important। और फिर उसके बाद कौन सा स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो, कंप्लायंस किस फ्रेमवर्क से है, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आ रहे हैं आपका बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा पवन पढ़िए, वी कंडक्टेड our audit with international standing on audit. Our responsibility under those standards are further described in the auditor responsibility for the audit of the financial statement section of our report. We are independent of the company in accordance with the international ethics standard for accountant, code of ethics for professional accountant, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statement in jurisdiction. We have fulfilled our other ethical responsibility in accordance with the requirement and the IFA code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. अभी आप लोगों को पढ़वाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि इसमें लिखते क्या। आप लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें आइडिया होना जरूरी है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप क्या लिख रहे हो, ये ओपिनियन देने के पीछे रीजन क्या है, किस बेसिस पे आप दे। तो उसमें आपने बता दिया कि हम सारे कोड्स को फॉलो कर रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। की ऑडिट मैटर्स, हसन। Key audit matters are those matters that in our professional judgment or of most significance in our audit of financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. की ऑडिट मैटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि अहम तरीन मैटर्स जिसके ऊपर वो उनको लग रहा है कि शेयर होल्डर को सबसे पहले बताने की जरूरत है। ये बात रिपोर्ट लिखते ही सबसे पहली बात उन्होंने की कैम की कर दी है, की ऑडिट मैटर्स की, ताकि शेयर होल्डर्स, क्योंकि जाहिर इतना बड़ा रिपोर्ट कौन पढ़ता है आजकल, नहीं पढ़ता, मगर एटलीस्ट हर शेयर होल्डर को ये पता है कि की ऑडिट मैटर्स का पैरा जरूर पढ़ना है, कि उसमें कोई तवज्जो वाली बात अगर होगी ना हमारे लिए तो वो ऑडिटर ने वही लिखी होगी। ठीक है, कोई काम की बात, कोई पीड़ा वाली बात, कुछ भी, तो यहाँ पे की ऑडिट मैटर्स वो चीज है। अच्छा जी, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो मैनेजमेंट है उनकी क्या जिम्मेदारी है वो इसमें लिखी हुई है। तो ये पैरा आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये अलग से इसका सवाल आ सकता है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लिखी हुई है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, ये दोनों पैरास क्यों डाले गए, ये जिम्मेदारी बताने की क्यों, मतलब क्या जरूरत है यार, आप ओपिनियन दो, जाओ आगे बढ़ो, इसमें तो मेरी जिम्मेदारी ये है, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर को बताने की वजह से कि उनको कंपनी के बारे में इतने मालूमात नहीं होते। एग्जैक्टली, देयर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स, हर कोई अकाउंटेंट का स्टूडेंट नहीं है अकाउंटेंसी का, जिसको पता हो शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, अंदर क्या काम हो रहा है।
ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है, हर किसी को नहीं मालूम होता। तो सबको क्लियर बाउंड्रीज बताने के लिए कि ये मैनेजमेंट का काम है, ये वो करते हैं, ये हमारा काम है, ये हम करते हैं। तो हमसे हमारे काम का पूछना, उनके काम का नहीं पूछना। कीड़े निकालने हैं, हमें कभी एग्जाम देने हैं तो हमारे काम के लिए देना, उनके काम के लिए नहीं देना। ये ठीक तो है, दो मतलब याद ही कर लेने क्योंकि ये चेंजेस तो होंगे होंगे, ही। बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले वो बिल्कुल। और ये अलग से 3 मार्क का 5 मार्क का सवाल आ सकता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। requirement। तो अब वो आप रिविजन किट से या तो आंसर देख लेना या यहाँ से देख लेना, दोनों में से जो आपको ज्यादा आसान लग रहा है वो करना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये है सिंपल, और तो कुछ भी नहीं है। फिर आपका सिग्नेचर आ रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर का, ऑडिटर की एड्रेस, डेट, दैट्स इट, खत्म, साइन करके ऑडिट रिपोर्ट खत्म। ये है ऑडिट, ये है ऑडिट। ठीक है, अब आइए हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ कैम वाले पैराग्राफ के लिए, कि उसमें क्या कुछ आ सकता है और क्या कुछ नहीं आ सकता। मगर उस पे जाने से पहले मैं आप लोग को ओपिनियंस के ऊपर लेकर जाना चाह रही हूँ कि कितने टाइप्स ऑफ ओपिनियंस हैं जो एक ऑडिटर इशू कर सकता है। दोबारा से उसी पेज पे जाना होगा, कौन सा था, 400 समथिंग था, उसी चैप्टर पे जाओ और देख। ये आगे आपका अल्लाह भला करे, इस टेबल को आप याद कर लें, अपने पास लिख लें, तो ये बहुत काम की चीज आपको हो जाएगी कि ऑडिट ओपिनियन क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, क्वालिफाइड का मतलब है कि सही है, आपका एफएस बिल्कुल सही है, सिर्फ सिवाय इस एक चीज, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, आपका एफएस बिल्कुल सही है सिवाय इस चीज का, वो सिवाय जो भी है वो आप लिखोगे। तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन जो ऑडिटर दे सकता है, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कब देगा हसन? जब उसको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, ऑडिटर को काम ही नहीं करने दे रहे, कंपनी गया है, ऑडिट ही नहीं करने दे रहे उसको, वो कोई डेटा देंगे तो वो ऑडिट करेगा ना। उसको डेटा ही नहीं दे रहे, एक्सेस ही नहीं दे रहे, एफएस का एक्सेस ही नहीं दे रहे, इन्वेंटरी रिकॉर्ड का एक्सेस ही, उसको बातचीत ही नहीं करने दे रहे मैनेजर के साथ, वो काम ही नहीं करने दे रहे, बोले नहीं नहीं, वो जल गया सारा डेटा चल गया, आग लग गया, फैक्ट्री में आग लग गई, अभी अभी हादसा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम अभी इमरजेंसी मोड में, हमें नहीं पता क्या, उससे पूछो, उससे पूछो, उस डिपार्टमेंट में चले जाओ, उस डिपार्टमेंट में चले, और घुमा रहे टोपी दे, तो उसको कोई एविडेंस ही नहीं मिला, वो कुछ कर ही नहीं सका, या वहां पे कंट्रोल्स ही नहीं थे, वहां पे कुछ उन्होंने काम ही नहीं करने दिया, तो दैट इज डिस्क्लेमर। तब वो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, डिस्क्लेमर देगा वो। फिर उसके बाद क्या है, एडवर्स। एडवर्स यानी कि बहुत खतरनाक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, जैसे स्टेटमेंट हुई है। कोई बहुत बड़ी मिसस्टेटमेंट हुई है जो ये लोग करेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन, ये बिल्कुल खतरनाक कंपनी हो चुकी है, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है। फिर चौथा है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड का मतलब होता है बेसिकली, है तो यही तीन है, यही तीन है। अब अनमॉडिफाइड जो है वो कैटेगरी है, दो कैटेगरीज है, एक है मॉडिफाइड, एक है अनमॉडिफाइड। जो मॉडिफाइड है यानी कि वहां पे ऑडिटर को कोई गड़बड़ नजर आई है जिस वजह से वो कह रहे हैं कि एफएस को मॉडिफाई कर लो, करने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ है। और मॉडिफाइड के अंदर फिर आपका क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर आ, और अनमॉडिफाइड का मतलब है कि बिल्कुल सही, 100% सही है, इसको कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, 100% सही, कोई मसले वाली बात ही नहीं। ठीक है। ठीक हो गया, तो मॉडिफाइड में आपके ये तीन ऑप्शंस आते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, डिस्क्लेमर, एडवर्स, और अनमॉडिफाइड तो सिर्फ अनमॉडिफाइड होता है। ठीक है। एक मॉडिफाइड हम्म।
Okay, now let's get back to our technical article. पढ़िए पवन. Candidates often find auditor report a challenging part of the syllabus, and in preparation for that, it is imperative and intent can describe the different elements of the auditor report, particularly रेलेवेंट फॉर डबल ए कैंडिडेट्स. यानी कि जो ऑडिटर रिपोर्ट में अभी हमने सब पढ़ा ना, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, उसमें क्या क्या आता है उनको पता होना चाहिए और वो उसको एक्सप्लेन कर सके एग्जाम में कि ओपिनियन में क्या होता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या, पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, कैन में क्या लिखते हैं, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखते हैं, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखते हैं, ये सब. उसके बाद डिटरमाइन the most appropriate type of audit opinion in a given scenario, often through an explanation of why a certain opinion is appropriate, which will test the application of the candidate knowledge. अब सिनेरियो में कुछ दिया हुआ होगा और बोलेंगे कि अब आप एज एन ऑडिटर क्या ओपिनियन दोगे, तो अब आपको सिर्फ ओपिनियन नहीं देना, आप उसको एक्सप्लेन भी करना कि क्यों आप ये ओपिनियन दे रहे हो, क्यों क्वालिफाइड फॉर एक्सेप्ट फॉर, क्यों एडवर्स, क्यों डिस्क्लेमर, क्यों अनमॉडिफाइड, उसका बेसिस भी बताना आपको पड़ेगा. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड the issues that may arise during the course of an audit that could require an emphasis of matter और other matter पैराग्राफ. to be included in the auditor. ये एक और पैराग्राफ होता है जो कैम के बाद आता है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और फिर अदर मैटर पैराग्राफ. यानी इसमें अब आप कौन से मैटर्स लिखोगे, कैम में कौन से मैटर्स लिखोगे. अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी नजर में आ रही है, कोई जो इशू अराइज हो रहा है वो आपको मेंशन करना है, तो कैम में कौन सी बात जाएगी और एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में कौन सी बात जाएगी, उसका भी डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एज एन ऑडिटर एफएड के लिए. अब आइए देखें, आइडेंटिफाई की ऑडिट मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट. की ऑडिट मैटर्स कौन कौन से होते हैं किसी भी इदारे के जो एक ऑडिटर पे फर्ज है कि वो डिस्क्लोज करे कैम में. पढ़िए हसन. Candidates do not be expected to draft an auditor's report in either AA or AA, but may be asked to tell reasons for an unmodified or modified opinion, or the inclusion of an emphasis of matter paragraph. Candidates attempting AA may be required to identify and describe the elements of the auditor's report, and therefore candidates should ensure that they have a sound understanding of ISA 700. Forming an opinion and reporting on financial statements. Triple-A questions may require a candidate to determine whether a transaction or a series of transactions and events of these or other issues arising during the audit gives rise to a gap and should also be prepared to predict the content of a gap section of an auditor's report. Double-A candidate should be able to discuss what should be included in the CAM section to ensure the auditor's report is compliant with ISA 701. ISA 700 और ISA 701 पता होना चाहिए. फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैम में क्या डालना है, क्या नहीं डालना, और कब एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा देना है, कब नहीं देना. Candidates may also be presented with extracts from an auditor's report and be asked to critically appraise the extracts. यानी कि ये भी हो सकता है आपको सिनेरियो दिया जाए और एक गलत ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दिया. अब आप एज एन ऑडिटर आपको सही अगर पता है तो आप उसमें कीड़े निकालोगे कि ये गलत है, ये गलत है, कैम में ये बात तो नहीं आनी चाहिए थी, कैम में ये बात क्यों आ गई, अदर एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ में तो ये बात नहीं आनी चाहिए थी, ये बात क्यों आ गई, ओपिनियन में इन्होंने गलत ओपिनियन दे दी है, बेसिस ऑफ ओपिनियन इन्होंने मिस कर दी है, यही नहीं है, टाइटल इन्होंने मिस कर दी है. तो ये जो छोटी छोटी गलतियां वो देंगे गलत आपको, वो आपको करेक्ट करके बताना है कि उसमें क्या क्या करेक्शन की जरूरत है. अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैम में आखिर गलता क्या है. In January 2015, the IAASB issued ISA 701 communicating key audit matters in the independent auditor's report. This standard is required to be applied to the audit of all listed entities. Please underline, please write down, please highlight. कैम के अंडर सबसे पहले पहला बुलेट डालो कि it is must for listed entities.
लिस्टेड एंटिटीज जो स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर्ड हैं, जहां उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, उनके ऑडिट रिपोर्ट पर लाजिम है कि वो कैम इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें इस पैराग्राफ। फिर नेक्स्ट क्या है, determine those matters which are to be regarded as scam and communicate those matters in the auditor's report। और फिर those matters, अब पढ़िए हसन, कैम में क्या आएगा, those matters Those matters that the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statement of the current period. Key audit matters are selected from matters complicated with those charged with fraudulence. सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, not at all, you're a professional, you know what is more significant for the company, you know what is more significant to the FS, तो उसके हिसाब से, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट मैटर है एफएस का, जो आपको लगता है कि आपको कैम में डालना चाहिए, वो आप डालें। A significant matter in terms of quantity, in terms of quality। In terms of quantity, जिसके नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एसेट है, बहुत हैवी एसेट है, या जिसका लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लाइबिलिटी है, या क्वालिटी वाइज जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि गोइंग कंसर्न, वो आप कैम में डालोगे। कोई और ऐसा मैटर जो आपको लग रहा है बेहद सिग्निफिकेंट है, तो वो आप डालोगे क्या। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस चार्जेस काउंटेड। अब ऐसा नहीं है कि कैम में आप कोई राज की बात डाल रहे हो, आपने पहले से वो सिग्निफिकेंट मैटर्स को उस मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके किया है, उनकी नोटिस में लेकर आए हो, भाई ये तो कोई कंसर्न को इशू हो रहा है, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको गुडविल पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्या इसको आपने एफएस में डाला है, प्रोविजन कोई दी है इसको, अगर कोर्ट केस आ गए तो रीवैल्यूएशन की है गुडविल की, कब करोगे, कैसे करोगे, क्या मॉडल फॉलो करोगे। तो बोल सकते डिटर्मिनेशन ऑफ कैम, areas which are considered to be susceptible to higher risk of material misstatement or which were deemed to be significant risk in accordance with ISA। ठीक है, तो ये एरियाज जो ससेप्टेबल है, हायर रिस्क एरियाज। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स इन रिलेशन टू एरियाज ऑफ एफएस दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। फिर उसके बाद द इफेक्ट ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट, कोई हादसा, कोई कोर्ट केस, कोई आग लगी फैक्ट्री में, कोई ऐसा इवेंट जो अनयूजुअल है, जो नहीं होता रेगुलरली, तो वो भी आप फिर हाईलाइट पे लेकर आओगे कैम में। ठीक ठीक है, एंड दैट्स। फिर आप कैम में ये भी चीज लिखोगे कि आपको क्यों लगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसकी रीजनिंग, ये लग रहा है गुडविल सिग्निफिकेंट है, क्यों, इस वक्त ही क्यों, इस साल के लिए क्यों, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। क्यों, कोर्ट केस से क्या होगा, हारने का खर्चा है, कितने परसेंट है प्रोबेबिलिटी, 70% हार जाएगी, मीडिया हाईलाइट मिलेगी, गुडविल पे अफेक्ट आएगा, गुडविल पे अफेक्ट आएगा, शेयर प्राइसिंग गिरेंगी मार्केट की, गोइंग कंसर्न पे अफेक्ट आएगा। तो सारा कनेक्शन आपने बताना है, क्यों आपको लग रहा है ये सिग्निफिकेंट मैटर। फिर आइए, हाउ द मैटर, हाउ द मैटर वॉज एड्रेस्ड इन द ऑडिट। आपने ऑडिट के दौरान, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट लगा, तो आपने ऑडिट के दौरान क्या किया, मेजर्स लिए इसके लिए, इसको चेक करने के लिए, इसके कंप्लायंस को चेक करने के लिए, इसका एफएस में सही रिप्रेजेंटेशन हुई है, डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ, सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन्होंने एफएस में लिखा है नहीं लिखा, तो उसके लिए आपने क्या 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 मामला किए। हाउ द मैटर वॉज एड्रेस्ड इन द ऑडिट, brief overview of procedure performed with an indication of their outcome and any other key observations in respect of the matter। प्लीज ये दोनों फटाफट अपने पास लिख लीजिए कि कैम में ये आएगा और ये आएगा, और ऊपर में जो एक पॉइंट लिखा था कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स। या इसको अगर आपके पास है टेक्निकल आर्टिकल तो उसको हाईलाइट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या आएगा। नंबर 1 कैम में क्या आएगा,
significant matter according to our professional judgment. और फिर why the matter was determined to be significant, briefly लिख लो. और फिर how you addressed it, briefly लिख लो. Number 1, significant matter according to your professional judgment. Number 2, why you thought it is significant. And number 3, how you addressed it while performing the audit. ठीक है. ये हो गया. Reporting in line with ISA 570 going concern. Exam questions might ask the candidate to recognize indicators that an entity may not be a going concern. Going concern वाला issue scenario आ सकता है. Or require candidates to arrive at an appropriate audit opinion depending on the circumstances presented in the scenario. It may be the case that candidates are presented with a situation where the auditor has concluded that there are material uncertainties relating to going concern, and the directors have made appropriate disclosures in relating to going concern, and candidates must understand the auditor reporting requirements in this respect. Going concern qualitatively एक significant matter है. क्या मैनेजमेंट ने उसके हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या डिस्क्लोज किया है मैटर एफएस में, अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है या नहीं किया, जिस तरह करना चाहिए. तो उसके ऊपर आपने कमेंट जरूर करना है कि ऑडिटर रिपोर्ट उसके ऊपर क्या कहेगी अगर मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया. तो पवन पढ़िए अंडर ISA 570. Under ISA 570, if the use of the going concern method of accounting is appropriate, but a material uncertainty is it, and management have used adequate disclosure relating to the material uncertainty. The auditor will continue to express an unmodified opinion, but the auditor must include a separate section under the heading materiality uncertainty related to the going concern. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज इसको हाईलाइट कर लो, इसको याद कर लो, इसको जो करना है कर लो कि अगर गोइंग कंसर्न का मसला है कंपनी का, इदारे का, जो ऑडिटर को नजर आ रहा है और ऑडिटर ने एफएस भी चेक कर ली और मैनेजमेंट ने सब कुछ सही तरीके से डिस्क्लोज कर दिया, सब कुछ जैसे होना चाहिए, फिर भी ऑडिटर क्या करेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो देगा कि सब कुछ सही है, लेकिन साथ ही एक मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा डालेगा. अगर उसको ये लग रहा है, खदशा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, केस कभी भी टेबल्स टर्न ओवर हो सकते हैं और हमारे ऊपर गोइंग कंसर्न का खतरा आ सकता है, हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है. तो अगर उसको लग रहा है कि ये अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि 70% बंद हो सकती है कंपनी, केस उलट भी सकता है, अभी फेवर में चल रहा है, कल को कोई ऐसा एविडेंस आ गया पूरा उलट के रह जाएगा केस, उसको शक हो रहा है, उसको दूर में लग रहा है कि कोई मतलब मटीरियल अनसर्टेनिटी है, अचानक से कोई भी बुरी खबर आ सकती है, तो वो पहले से ही शेयर होल्डर को बताएगा, इंडिकेट करेगा. क्या किस हेडिंग के अंडर, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड. प्लीज इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड सिनेरियो आया तो ये पूरा आपने एज इट इज इसको करना है. Draw attention to the note in the FS that discloses the matters giving rise to the material uncertainty. अब इस पैरा में लिखोगे क्या, आप इसमें अटेंशन ड्रॉ करोगे शेयर होल्डर्स का टू द नोट ऑफ एफएस की एफएस के कौन से नोट नंबर में इस कोई कंसर्न का इशू डिस्कस किया गया है मैनेजमेंट के जरिए. फिर क्या करोगे, स्टेट दैट दीज इवेंट्स और कंडीशंस इंडिकेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. उसको बताओगे आपको क्यों खदशा लग रहा है, क्यों मटेरियल अनसर्टेनिटी लग रही है कि जिसकी वजह से आपने ये पैरा लिखी, आपको क्या चीजें नजर आ रही है, क्या एविडेंसेस आ रही है. तो आप बोलोगे ये कोर्ट केस चल रहा है और 70% चांसेस लग रहे हैं कि हार जाएंगे, एविडेंसेस ये नजर आ रहे हैं. एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द. और ये भी आप बताओगे कि फिर आपने क्यों नहीं मॉडिफाइड रिपोर्ट ओपिनियन क्यों नहीं दिया, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है. क्योंकि बाकी सब चीज सही है, हो सकता है उनके सीट भी जाए. और डायरेक्टर ने वैसे डिस्क्लोज किया और किया अभी नहीं करता तो फिर मैं करता. ठीक है. बस ये दो इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसमें मैं आपको तवज्जो दिलाना चाह रही थी एग्जाम में
क्या लिखना है, क्या क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, गोइंग कंसर्न के इशू में कब लिखेंगे, क्या है, बस ये अच्छे से कर लो तो ये आपका एक रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा हो जाए। अच्छा जी, अब ये मैंने अभी एक टेक्निकल आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम टेक्निकल आर्टिकल्स लाजमी लाजमी पढ़ें। ऑडिटर रिपोर्ट, अब देखो गोइंग कंसर्न का पूरा अलहदा से एक आर्टिकल है, फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का है, तो ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स। ये गोइंग कंसर्न का इशू आएगा तो कैसे लिखोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट का इशू आएगा तो कैसे लिखोगे, और अल्लाह भला करे आपका, क्योंकि हमने ये टॉपिक्स अपने डिस्कशन में हम कर चुके हैं, तो मजीद मेरे पास कुछ है नहीं इसको डिस्कशन में। सब्सिक्वेंट इवेंट्स किसे कहते हैं, व्हाट आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स? एक दूसरे से हम्म, एक दूसरे से लिंक। जो एक दूसरे से लिंक्ड है? नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने के बाद कुछ हुआ हो। जैसे कि 31 दिसंबर क्लोजिंग थी, 1 दिसंबर को आग लगी फैक्ट्री में। अब 31 दिसंबर को क्लोजिंग थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि आपकी फैक्ट्री में इन्वेंट्री रखी है 10 मिलियन की, मगर अगले दिन ही आग लग गई तो सिर्फ 8 मिलियन की इन्वेंट्री बची है। तो अब तो जो एफएस इशू होगा रिपोर्ट में, वो तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो हो रहा, क्योंकि अब शेयर होल्डर के मतलब उनके पास तो कुछ नहीं है, सब जल के राख हो गया। इन्वेंट्री कहाँ 10 मिलियन की थी और बिल्कुल 1 मिलियन की रह गई है। यस और नो? तो इस सब्सिक्वेंट इवेंट को, ये तो किसी के हाथ में नहीं था, ये तो 31 दिसंबर के बाद हुआ, तो इस इवेंट को सब्सिक्वेंट इवेंट कहते हैं। और इस इवेंट की रिपोर्टिंग कैसे होगी ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पढ़िए, इन ऑलमोस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस, In almost all circumstances, financial statements will not be finalized until a period of time has elapsed between the year end date and the date on which the financial statements are expected to be issued. Therefore, regard has to be given to events that occur between the reporting date and the date on which the financial statements are expected to be आर authorized. ऑथराइज फंड्स, रिपोर्टिंग डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस डेट को ऑथराइज हो रहे हैं इशू करने के लिए, इनके दरमियान कोई इवेंट हो सकता है। तो फिर इसको कैसे कवर अप करेंगे, इसको किस तरह रिपोर्ट करेंगे? तो IAS 10 इसके बारे में बताते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 10। Even after Event after the reporting period stipulates the accounting and disclosure requirements concerning transactions and events that occur between the reporting date and the expected date of approval of the FS. Among other things, IAS 10 determines when an event that occurs after the reporting date will result in FS being adjusted or where such events merely require disclosure within the FS. अब दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें। आई स्टैंडर्ड क्या कहता है, IAS 10 क्या कहता है? दो चीजें कहता है। नंबर वन, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं क्या उनको एफएस में एडजस्ट करने की जरूरत है? नंबर टू, क्या उनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोज कर दो। अगर एडजस्ट करने की जरूरत है तो वो उसमें कौन सी कंडीशंस होंगी जो हम फुलफिल करेंगे तो हम एडजस्ट करेंगे, और अगर हमने एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ डिस्क्लोज करना है, तो वो तब कौन सी कंडीशंस होंगी। तो आइए देखते हैं। एडजस्टिंग इवेंट, पढ़िए हसन। An event after the reporting period that provides further evidence on conditions that existed at the end of the reporting period, including an event that indicates that the going concern assumption in relation to the whole of part of the enterprise is not appropriate. अब कह रहे हैं कि एडजस्ट तब करो जब आपके पास एविडेंस इस बात का हो कि ये खबर तो हमें पहले से मिल गई। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या क्या समझेंगे? मेरा एक रेस्टोरेंट, ठीक है, और रेस्टोरेंट में तो जाहिर है आपको पता है कि किचन भी होगा, और किचन में है सिलेंडर्स, और मैं हूँ मैनेजर, मुझे शेफ पिछले 2 हफ्ते से इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारा स्टोव खराब हो गया है और हमारा सिलेंडर भी सही काम नहीं कर रहा, कुछ मसले हो रहे हैं, आग भड़क रही है जलाने में, कुछ मसला है, आग भड़क रही है। एक शेफ ने बोला, दूसरे ने बोला, असिस्टेंट ने बोला, मैं जब किचन में सुबह सुबह आया था तो मुझे गैस की स्मेल आ रही थी।
अब मैनेजर ने कुछ भी नहीं किया, 31 दिसंबर हो गई, क्लोजिंग हो गई, जाहिर है सब छुट्टियों पे चले गए, 2 दिन का न्यू ईयर लीव था। जब 3 तारीख को वापस आए तो देखते हैं कि उनका रेस्टोरेंट जल भून के राख हो। उनको पता ही नहीं चला, वो छुट्टियों पे थे, उनका मोबाइल भी ऑफ था, कोई उनको कांटेक्ट करके बता भी नहीं सका। जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि जैसे ही उन्होंने क्लोज किया ना, 1 जनवरी को आग लग गई थी। तो कैसे लगी, तो पता चला वो कोई सिलेंडर फट गया था। तो क्या उसका सबूत ईयर क्लोजिंग से पहले था? यस। यानी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और अगर कोई सबूत नहीं होता, कुछ पता ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ भी है, अचानक से हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, कुछ पता नहीं था कि ये लगेगी, तो फिर वो हम सिर्फ डिस्क्लोज करें, फिर एडजस्ट करने की जरूरत। ये भी सिनेरियो में गिवन होगा ना, देखना पड़ेगा। हाँ, ये सिनेरियो में गिवन होगा तो देखना पड़ेगा कि क्या वो ईयर एंड से पहले उसमें कुछ सबूत था या नहीं था। तो ये रूल है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट पढ़िए पवन। Even after a reporting period that is indicated of a condition that arose after the end of the reporting period. एग्जाम्पल पढ़िए। You are the trading accountant of Gabriella Enterprise Company and are preparing the FS for the year ended 30th September 2010. The FS are expected to be approved in the annual general meeting, which is to be held on 29 November 2010. Today date is 22 November 2010. You have been made aware of the following matters. हसन पढ़िए, कौन से मैटर्स के बारे में अवेयर हो? A material fraud was discovered by the bookkeeper, the payable ledger assistant that we delivering funds, diverting funds into a fictitious supplier bank account set up by the employee, which had been occurring for the past 6 months. The employee was immediately dismissed. Legal proceedings against the employee have been initiated. The employee's final wages have been withheld as part reimbursement back to the company. तो ये कब हो रहा है, 14 अक्टूबर को। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं? Next. On 20th September 2010, our customer initiated legal proceedings against the company in relation to a breach of contract. On 29th September 2010, the company's legal advisor informed the director that it was unlikely the company would be found liable. Therefore, no provision has been made in the financial statement for disclosure or as a contingent liability has been made. On 29 October 2010, the court found the company liable on a technicality and is now required to pay damages amounting to a material sum. क्या करना है, इसको करना है रिकॉर्ड, एडजस्ट करें। 30 सितंबर को ईयर एंड है, मंडे 29 नवंबर को जनरल मीटिंग है, और आज जो तारीख है वो 22 नवंबर है। 30 सितंबर को तो ईयर एंड है। आप बताओ। 28 September. अच्छा, लेकिन आप देखो ना, 14 अक्टूबर ऊपर का 14 अक्टूबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है या पहले आता है? बाद में आते हैं ना, लेकिन इसमें जो इवेंट है वो पहले से बात पता थी या नहीं पता थी? जो पहली बात है वो पहले से पता थी या नहीं पता थी? पहले से पता थी, तो इसमें एडजस्टिंग है। अब दूसरा, और 6 मंथ लिखा हुआ था ना, और 6 मंथ्स भी लिखा हुआ था। और दूसरी बात, ये 20 सितंबर लिखी हुई है ना, 20 सितंबर लिखी है, मगर फिर 29 को कंपनी के लीगल एडवाइजर्स इन्फॉर्म कर रहे हैं डायरेक्टर्स को कि इट वाज अनलाइकली कि कंपनी वुड बी फाउंड लायबल, कि कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, तो प्रोविजन भी बनाने की जरूरत नहीं है एफएस में। बट अ डिस्क्लोजर एज कंटिंजेंट लायबिलिटी हैज बीन मेड, डिस्क्लोजर लेकिन दे दिया गया है। 29 अक्टूबर को the court found the company liable on a technicality and is now required to pay damages amounting to a material sum. अब बताओ, ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसका पहले से सबूत था, एविडेंस था। पर ठीक है, कंफर्म नहीं थी इन लोगों ने हाँ ठीक है। अच्छा जी, फिर 19 नवंबर वाली बताओ। On 19 November 2010, the customer ceased trading due to financial difficulties of $2,500. As the financial statements are needed to board meeting on 2nd November 2010, you have decided that because the amount is immaterial and no adjustment is required. The auditors have also confirmed that this amount is immaterial to the draft financial.
नॉन रजिस्टर्ड है। अब आइए इसके आंसर्स देखते हैं। पहला वाला फ्रॉड है और इसको एडजस्ट करना है, यस एडजस्ट करना है। दूसरा वाला लीगल है, इसको भी एडजस्ट करना है बिकॉज कंडीशंस एक्सिस्टेड एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर अ प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद IAS 37 प्रोविजन वो भी मीट हो रहा है, तो इनको ये डेफिनेटली एडजस्ट करना है। फिर लॉस ऑफ अ कस्टमर, ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग है, कहाँ लिखा है? Non-recoverability of a receivable at the reporting date and therefore represents an adjusting event. ये भी adjusting event है. Should not be carried in the statement of financial statement at any more than recoverable amount and therefore an allowance for receivables should be made. And ये क्या कह रहे हैं? Adjusting event should not be carried in the statement of financial position. Should not है, ये should है. should not be carried, should not है। Should not है, यानी adjust नहीं करना। ये ऑडिटर में अपने मटेरियल है और डिस्क्लोजर दे दिया। डिस्क्लोजर दे दिए, मटेरियल है और फिर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप देखिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, ये आपने खुद से देख लेना है। ऑडिटर प्रोसीजर आ रहा है कि इसी एडजस्टिंग इवेंट पे ऑडिट प्रोसीजर क्या बनाएगा और ऑडिटर प्रोसीजर क्या बनाएगा और ऑडिटर इसको रिपोर्ट कैसे करेगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी इसके मुताबिक। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसकी डेप्थ पे जा करके इसको तैयार करना है। और अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो फिर मुझसे आकर के पूछना। इतने शॉर्ट टाइम में सारे टेक्निकल आर्टिकल्स की डेप्थ के अंदर नहीं जा सकती, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि जो मेजर मेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको तो यहीं पर बता दूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने हैं क्लास में। ठीक हो गया, अच्छा इसके अलावा बस आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपने अब घर में जो आपका है अभी पूरा हफ्ता, अभी आप लोग अपना फोकस जो है वो रिस्क के क्वेश्चंस, कंट्रोल्स के क्वेश्चंस और प्रोसीजर के क्वेश्चंस पे, एथिकल इश्यूज, रेशियोज के, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बिल्कुल एनालिटिकल प्रोसीजर्स जिसे कहते हैं, तो इस पे फोकस रखें। और नेक्स्ट वीक जब सैटरडे हम मिलेंगे ना, ये जो मैंने आज कराया ना इसको रीड करो, अभी सिर्फ रीडिंग के लेवल पे लाओ। क्वेश्चन जो इसका अटेम्प्ट करोगे वो अगले हफ्ते से करोगे, तो अभी ये पूरा हफ्ता आपका जो 3-4 टॉपिक्स हुए ना उसको पक्का करो, उसके MCQ, उसके MTQs, उसके CRQs जितने आ रहे हैं, जो रेशियोज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको पक्का कर लो। और फिर अगले हफ्ते से ये रिपोर्टिंग पे आ जाओ, रिपोर्टिंग के सवाल आ। मीनवाइल रिपोर्टिंग के सिर्फ टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लो, जो वर्कबुक में चैप्टर है वो ही गो थ्रू कर लो, मोर देन इनफ। अभी क्वेश्चंस पे नहीं आना, अभी जो पहले का जो टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसको पक्का कर लो, क्योंकि एकदम से इसके क्वेश्चन करोगे ना आप पैनिक हो जाओ कि नहीं हो रहा, तो पहले उसको पक्का कर लो, फिर ये हफ्ते से शुरू कर लो इसके क्वेश्चन। तो जब तक इसको रीड करो ताकि थोड़ा एब्जॉर्ब हो, थोड़ी चीजें अंदर जाए, चीजें नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस कर लिए, एक रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख ली, कैन का पूरा प्रॉपर देख लिया, ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमनली टेस्ट होते हैं, बार बार टेस्ट होते हैं, तो वो मैंने आप लोग को सबसे ज्यादा आगे रख दिया कि स्कोरिंग मार्क्स हैं, इसको मिस नहीं करना, इन टॉपिक्स को पक्का करके जाओ, इन टॉपिक्स को कम से कम मिस नहीं करना। ठीक है, और फिर अब अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कम से कम हमने 2 क्लासेस इसके ऊपर और करनी है, ऑडिट रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें मैं मजीद कोशिश करूंगी कि मजीद कोई टेक्निकल आर्टिकल या कोई अहम पॉइंट्स, कोई सिनेरियो, कोई क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक, कोई सवाल?